विशेषताओं के अंतर्गत कल हमने रीतिकाल की मूल प्रवृत्तियाँ, मूल विशेषताओं का वर्णन किया। उसी को क्रमशः आगे बढ़ाते हुए आज हम गौड़ प्रवृत्तियों पर विचार करेंगे। तो गौड़ प्रवृत्तियों के अंतर्गत हमारी भक्ति भावनाएं, हास्यपरकता है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा इत्यादि उस समय जो विशेषताएं थी रीतिकाल की वो आती हैं। तो रीतिकाल की गौण प्रवृत्तियों में भक्ति भावना, नीतिपरकता, वीर रसात्मकता, प्रशस्तिपरकता तथा हास्य की प्रवृत्ति को कवियों के द्वारा अपने काव्य का विषय बनाया। विशेषताएं उनके काव्य में दिखाई देती हैं। सबसे पहले आता है भक्ति भावना। तो हम कह सकते हैं कि रीतिकाल यद्यपि भक्तिकाल नहीं है और भक्तिकाल रीतिकाल नहीं था। इन दोनों कालों में क्रमशः भक्ति और श्रृंगार की भावनाओं को अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है। भक्ति काल के अंतर्गत उस युग के कवियों की धार्मिकता और आध्यात्मिक चेतना को व्यक्त किया गया है। वे सच्चे भक्त हैं और इसके विपरीत रीतिकाल के कवि आद्यंत पूर्ण रूप से श्रृंगारी प्रतीत होते हैं। रीतिकाल में कवियों की जितनी भी हम रचनाएं पढ़ते हैं तो वो श्रृंगार परक रचनाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो हम कह सकते हैं कि रीतिकाल में सहज भाव और सच्चे मन से श्रृंगार की ओर जितनी भी रचनाएं कवियों ने लिखी वो सच्चे मन से उन्मुख नहीं हुई। कवि का मन जो है वो उन्मुख नहीं हुआ भक्ति की ओर। और रीतिकालीन कवियों की भक्ति भावना एक शरण भूमि बनकर के रह गई, शरण भूमि बनकर के रह गई। तो रीतिकाल के भक्ति के सोपानों में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति दोनों को स्थान तो प्राप्त है। जैसे सेनापति और मतीराम ने राम भक्ति को अभिव्यक्त किया तो बिहारी और देव ने कृष्ण भक्ति का आश्रय लिया। लेकिन श्रृंगार में रीतिकाल में भक्ति की क्षीण धारा ही प्रवाहमान दृष्टिगोचर होती है। प्राय प्रत्येक कवि ने थोड़ी बहुत भक्तिपरक पंक्तियाँ अवश्य लिखी। उनकी श्रद्धा और प्रेम को लक्ष्य करके कहीं कहीं उनके भक्त होने का एक तरीके से भ्रम सा होने लगता है। जैसे मैं एक उदाहरण बोलूं, कब को टेरत दीन है होत न श्याम सहाय, कब को टेरत दीन है होत न श्याम सहाय, तो महु लागी जगत गुरु जग नायक जग बाय। परंतु ये कवि भक्त थे ऐसा मानना भ्रांति है। भक्ति उनके काव्य में संचारी भाव मात्र है। श्रृंगारी कवियों के अतिरिक्त रीति युग में कुछ संत एवं वैष्णव कविगण भी काव्य रचना में संलग्न थे। अब देखा जाए तो समूचे रीतिकाल में भक्ति की कोई अविरल शांत निर्मल धारा प्रवाहित होती हुई दिखाई नहीं देती। निश्चय ही इस काल की भक्ति श्रृंगारिकता के सांचे में
पूर्ण रूप से ढली हुई प्रतीत होती है और उनमें भक्ति भाव ठीक वैसा है जैसे कोई श्रृंगार सरिता में भक्ति के छींटे डाल दे। तो आप समझे कि गौण प्रवृत्तियों के अंतर्गत रीतिकालीन कवियों की भक्ति भावना किस प्रकार की थी। अब आगे भक्ति भावना के बाद नीति परकता आता है। इसमें मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप नोट करिए, नीति परकता। भक्ति की भांति नीति परकता की प्रवृत्ति भी रीति काल की गौण प्रवृत्तियां ही हैं। अतः समीक्षकों ने नीति परकता को भक्ति की भांति ही श्रृंगार सरिता में पड़ी हुई एक बूंद माना है। नीति शब्द व्यापक अर्थ रखता है। उसमें नैतिकता, नियम, आचरण, व्यवहार की शुद्धता और सांसारिक व जीवन नियमों को स्थान प्राप्त होता है। रीति काल में लिखी गई कवियों द्वारा नीति परक उक्तियाँ ऐसी लगती हैं कि मानो वह अपने आप को बहुज्ञ प्रमाणित करना चाहते थे अथवा अपना पांडित्य प्रदर्शन करने की उनकी हार्दिक इच्छा हो। कोई यह ना कह सके कि रीति कवियों को कोई नीति नहीं आती, कोई नैतिक नियम नहीं आते। रीति योगीन काव्य में जो भी नीति परक उक्तियाँ लिखी गई हैं उनमें जीवन के सूत्र और राधा कृष्ण का अनुकीर्तन झलकता है। इतने पर भी ये कवि नीतिज्ञों की कोटि में नहीं आए, न भक्तों की ही श्रेणी में बिठाए गए। हिंदी साहित्य के रीति काल में नीति काव्य का सृजन तो काफ़ी हुआ, किंतु वह पूर्णतः नीति काव्य न होकर रीति काव्य ही है। नीति काव्य उस युग के कवियों द्वारा समसामयिक लोगों की समस्याओं का समाधान खोजने का काव्य है। भक्त कवियों के समान आध्यात्मिक विकास की कुंजी नहीं है। रीति काल के नीति कवियों में मुख्य रूप से गिरधर, कविराम, दीनदयाल गिरी, वृंद रहीम आदि के नाम विशेष महत्व रखते हैं। कवि ने अनाचार, अवसरवादिता, धन लोलुपता और स्वार्थ के प्रति जो उस समय समूचे समाज में व्याप्त थी स्थिति, नीति काव्य और उसके रचनाकारों की वाणी उस विषय में फूट पड़ी। अतः हम कह सकते हैं साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहत न पास यार, मुख सो ना बोले। कह गिरधर कविराय जगत यह लेखा भाई, बिनु बिनु बगरजी प्रीत यार, बिरला कोई साईं। तो कवि वृंद ने संसार में जो कुछ देखा उसी को काव्य में मूर्त रूप दिया। इसी कारण उनकी सूक्तियाँ चित्र रूप में सामने आती हैं। वे जीवन में सुख दुख को समान मानते हैं, अतः मनुष्य को धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। निरंतर अभ्यास से पत्थर भी पसीज सकता है।
इस प्रकार के विचार उनके काव्य में दृष्टिगोचर होते हैं। तो फिर मनुष्य तो चेतन है, अभ्यास करने पर अनेक गुणों से युक्त ही हो सकता है। गुणों से शून्य व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर भी शोभा नहीं पाता। ऐसी विचारधाराओं के साथ रीतिकालीन कवियों ने नीति परकता को व्यक्त किया और कहा, स्वार्थ के सब ही सगे, बिन स्वार्थ को नाही, जैसे पंछी सरस तरु निरस भये उड़ जाहीं। अब आता है इसमें वीर रसात्मकता। ये पॉइंट भी इसमें नहीं लिखा गया, मैं आपको बता दूं। दूसरा इसका पॉइंट है वीर रसात्मकता। तीसरा, तो इसके अंतर्गत रीतिकाल हम कह सकते हैं कि श्रृंगार प्रधान काव्य होते हुए भी वीर रसात्मकता के भावों से पूर्ण रूप से ओतप्रोत है। भूषण पद्माकर आपके द्वारा पढ़ा जाएगा कि वीर रसात्मक कविताओं का विशेष महत्व इस काव्य में है, क्योंकि मुसलमान शासक भारत में विदेशी था और भारतीय जनता ने इनके अत्याचारों से पीड़ित होकर इनके विरुद्ध आवाज़ उठाई। मराठे, सिख और रजवाड़े उस विद्रोह को आगे बढ़ाने वाले थे। मराठों में वीर छत्रपति शिवाजी का नाम बहुत ऊंचा है। भूषण ने अपने वीर काव्य का आलंबन इन्हीं को बनाया। भूषण के साथ ही लाल, सूदन, पद्माकर आदि कवियों ने हिंदू वीरों की वीरता के संबंध में उत्कृष्ट वीर रस की कविता का सृजन किया और वीर रस पर लिखने वाले रीति काल में और भी कवि हैं, पर रीति परंपरा पर वीर काव्य लिखने वाले भूषण ही हैं। अतः हम कह सकते हैं कि रीति काल में वीर काव्य की 5 पद्धतियाँ मिलती हैं: शुद्ध वीर काव्य, श्रृंगार वीर काव्य, भक्ति भाषित वीर काव्य, अनुदित वीर काव्य और प्रकीर्ण वीर काव्य। वस्तुतः वीर काव्यों के रचनाकार राज्याश्रित ही रहे। तो एक उदाहरण भूषण का, साज चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलते हैं। भूषण भनत नाथ वियंग नगारन के, नदी मद नद गैब रल के रलते हैं। एल फैल खलक में गैल गैल, गजन की ठेल पेल सैल उल सते हैं। 1300 तरनी भूरी धारा में लगत जिमी, धारा पर पारा पारा पार पारा वार यों हलत है। इस प्रकार की वीर रस से युक्त कविताएं इस रीति काल की विशेषता बनी। अब आगे हास्य परकता हिंदी हास्य काव्य का प्रारंभ प्रमुखतः रीति काल में ही हुआ। आदिकाल में तो इसका अभाव सा दिखाई देता है और तुलसी के नारद प्रसंग, शंकर विवाह आदि विनय पत्रिका के 1-2 पदों को छोड़कर के भक्तिकालीन साहित्य भी इससे एक तरीके से रिक्त कहा जाएगा। अब हास्य रस की कविता को उस समय निम्न कोटि का समझा जाता था। इतने पर भी रीति काल में हास्य रस की कुछ अच्छी रचनाएं लिखी गईं। संस्कृत की भांति रीति कवियों ने हास्य रस का आलंबन महादेव जी को ही बनाया तथा राधा और कृष्ण को लेकर भी प्रयास
किया गया, किंतु उसे श्रृंगार के अंतर्गत ही मानना चाहिए तथा कंजूस व नपुंसक व्यक्तियों को भी हास्य रस का आलंबन बनाया है। रीतिकाल में भी प्रीतम जी ने खटमल बाईसी नामक बड़ी प्रभावी रचना की। अपवाद स्वरूप एक दो स्थलों पर बिहारी आदि ने हास्य की योजना की है। हास्य परकता रीति काव्य की गौण प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति का प्रयोग करने वाले कवियों की संख्या सबसे कम, इसी कारण कि उस समय के कवि यह मानकर चलते थे कि हास्य रस की कविता उच्च श्रेणी के अंतर्गत नहीं मानी जाती। फलतः अच्छे हास्य रस से परिपूर्ण काव्य का अभाव यद्यपि इस काव्य में रहा, लेकिन फिर भी हास्य परकता अछूती नहीं रही। अब आश्रयदाताओं की प्रशंसा भी रीतिकालीन कवियों के काव्य का प्रमुख विषय थी। चूँकि रीतिकालीन काव्य कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से लिखा गया, जबकि भक्त कवियों का काव्य स्वांत सुखाय की भावना से लिखा। कवि अपनी चाहत के अनुकूल स्वतंत्र रूप में काव्य रचना नहीं कर पाते थे। रीतिकालीन कवि इन्हें सामान्यतः अपने आश्रयदाताओं की रुचि का ध्यान रखना पड़ता था तथा युद्ध में उनका उत्साहवर्धन भी इन कवियों के द्वारा किया जाता था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस काव्य के कवि जो है वो एक तरीके से राज्याश्रित कवि थे और राज्याश्रित कवि होने के कारण की वजह से उन्हें राजाओं की पसंद का और इच्छा का ध्यान रखना पड़ता था और उसके परिणाम स्वरूप वे उनके शौर्य, प्रताप, यश, गाथा इत्यादि को अपने काव्य का विषय बनाते थे। अतः ये रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में आता है कि रीतिकालीन कविता जो है उसकी महत्वपूर्ण विशेषता अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा से ओतप्रोत है। कवियों के द्वारा राजाओं की भरपूर प्रशंसा की जाती थी, क्योंकि राज दरबारी कवि होने के साथ साथ कविता ही एक तरीके से उनके जीविका उपार्जन का साधन थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि रीतिकाल की गौण प्रवृत्ति में आश्रयदाताओं की प्रशंसा का महत्वपूर्ण स्थान है। तो हमने रीतिकाल की मूल प्रवृत्तियाँ, गौण प्रवृत्तियाँ के बारे में चर्चा की। अब आगे कलाभिव्यंजन प्रवृत्तियों के विषय में बताएंगे। धन्यवाद।